ओके, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच में एंगल कितने का आएगा, कैसे निकालेंगे कि ए और बी के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वेक्टर ए और मान लो ये वेक्टर बी है, बराबर है, समझ गए कि नहीं। ये ए है और ये बी है, इनके बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। तो बेटा ए माइनस बी के साथ में जो एंगल आएगा ये कितने का होगा, 180 माइनस थीटा क्या का होगा, है ना, 180 माइनस थीटा का। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, लेट मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू r1 का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, r2 है ना, इट इज r1 एंड इट इज r2। तो सिंस r1 इक्वल्स टू किसके बराबर दिया, r2, तो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये समझ गए कि नहीं, R1 किसका रिजल्टेंट और R2 किसका रिजल्टेंट है, R1 किसका रिजल्टेंट है यहाँ पर, ये वेक्टर बी हो गया, तो R1 किसका रिजल्टेंट हो गया यहाँ पर, ये वाला हो गया a प्लस बी का, ए प्लस बी का माइनस बी, और R2 किसका रिजल्टेंट हो गया बेटा, वेक्टर ए माइनस बी का रिजल्टेंट हो गया, है ना। इसको सॉल्व कर देते हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा। देख a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, 2ab और ये 2ab भी कट गए, तो यहाँ पे cos थीटा बचा और cos ऑफ 180 माइनस थीटा बचा। ठीक है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा होता है, बराबर है। तो ये हो गया cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये कटेगा नहीं, cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, नोट करो फटाफट, इसको फटाफट नोट कर लो जल्दी से। हो गया, लिख करना, मिटा दो। यस। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनका मैक्सिमम कब मिलता है और मिनिमम कब मिलता है, दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो उनका मैक्सिमम कब मिलता है और मिनिमम कब मिलता है। नोट, लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर, ठीक है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो इनका सम मैक्सिमम कब आएगा, देन r इज इक्वल्स टू, देन वेक्टर r इज सम ऑफ वेक्टर a प्लस b। तो यहां पर r का मैग्नीट्यूड का फार्मूला किसके बराबर आता बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, बराबर है। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, और r की वैल्यू किसके बीच में होती, देख a और b तो फिक्स है,
थीटा यहाँ पर बदल सकता है ना, थीटा यहाँ पे बदल सकता है। जैसे ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा डिग्री का है, बराबर है। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? फर्स्ट, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और किसके बराबर होगी? ए प्लस बी के बराबर होगी, जब थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल होगा? 0 degree. यस, 0 डिग्री का, है ना। आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी बेटा? आर की मिनिमम वैल्यू मॉड के अंदर ए माइनस बी, जब थीटा 90 degree. नहीं 180. अच्छा, अगर 90 डिग्री होता है तो फिर कितना आएगा ये बताओ फार्मूला? आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 डिग्री होता है 0। 0. तो 90 डिग्री है ना, तो फिर फार्मूला डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर का, ये जो रिजल्टेंट आता है, ये वेक्टर ए है मान लो, और ये है वेक्टर बी, एंगल है थीटा डिग्री का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये बी को। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक होता है? ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे ए प्लस बी बाय ट्रायंगल रूल। तो आर की वैल्यू किसके बराबर? बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मॉड। मतलब ए और बी, या फिर आप ऐसा लिख दो लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी? ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी? ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये दोनों के सम से हमेशा छोटी या बराबर रहेगी, या दोनों के डिफरेंस से बड़ी या बराबर हो सकती है। मतलब इससे कम नहीं होगा इसका आंसर आर, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आर की वैल्यू ये दो वैल्यू के बीच में ही कुछ हो सकती है। समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? Yes, sir. ओके, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, फिर आगे बताते हैं। फटाफट नोट करो बेटा। ए का मैग्नीट्यूड 4, फाइंड आर ए प्लस बी, एंगल अलग अलग दिए हुए हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री का एंगल है बेटा, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये ए और बी भी इसी साइड पे है, ए और बी, हाँ या ना? Yes, sir. तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा इसका? ये आर हो गया। आर की वैल्यू डायरेक्ट ए प्लस बी, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। और अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, हाँ, ये 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई इसके अपोजिट, ये बी हो गया 4, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर पे बनेगा? इस साइड पे आएगा। आर की वैल्यू कितना? 4 माइनस 3 मतलब 1। समझ गए? या ऐसा देख लो, मॉड के अंदर a माइनस बी, मॉड के अंदर 3 माइनस 4 माइनस 1 का मॉड, माइनस 1 का मॉड कितना होता है? 1। 1. हाँ, इसलिए मैंने लिखा था। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना रहेगा? इन दोनों वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना रहेगा? 7 meters. 7. और मिनिमम कितना होगा? 1। 1. से कम नहीं हो सकता और 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? इसके बीच में ही हो सकता, कुछ भी होगा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर करते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर। आर का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा।
वैल्यू पुट कर दो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 cos 90 हो गया 9 प्लस 16 12 इंटू 0 रूट 25 आंसर विल बी 5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई। तो यहाँ ध्यान देना r की जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 7 और 7. मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। समझ गए 1. समझ गए। Yes, sir. हाँ, फटाफट नोट करो इस। देखो ये ऊपर के दो मिटा देता हूँ। अब 60 डिग्री के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया एंगल 60 डिग्री। तो इसको उठा के यहाँ पे बना दो ऐसा। सर पिछला पेज नंबर 3 था ना। हाँ देखो रिजल्टेंट कहां से कहां तक का आ जाएगा। रिजल्टेंट ये वाला रहेगा है ना। तो r की वैल्यू किसके इक्वल है ए बी ग्राफिकली ऐसा लिखना। मैग्नीट्यूड कैसा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 1/2 2 से 2 कट गया अंडर रूट 37 6.01। समझ गए। हेलो Yes, sir. रूट 37 देख लो जरा कितना आता है 6 से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा है ना। समझ गए कि नहीं। तो कोई भी एंगल कर लो, कोई भी एंगल कर लो 0 डिग्री पे रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होता है और 180 डिग्री पे रिजल्टेंट सबसे कम होता है और बाकी एंगल पे रिजल्टेंट उसके बीच में रहता है। समझ गए समझ गए कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ओके लिखो इसको फटाफट लिखो फिर आगे जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते तो फटाफट। Sir, root 37 6.08 है. वेट है क्या ठीक है मैंने तो वैसे ही लिख दिया था। तो लगभग लगभग 6.1 राउंड ऑफ कर देते ठीक है। राउंड ऑफ कर देते इतना आ जाएगा ये। हो गया लिखकर। Yes, sir. Yes. पेज नंबर 6 है कि 5 आएगा अभी। 5. 5. 5 नेक्स्ट है अभी हेडिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सोच रहे होगे सर फिर से नया कोई लॉ आ गया क्या। नहीं, जो ट्रायंगल लॉ है ना बेटा उसी का पार्ट। मतलब हमें अब नए फार्मूले नहीं सीखना है, लिखने का एक और तरीका है। बस नया फार्मूला नहीं है, वही पुराने फार्मूले, बस लॉ बस थोड़ा सा अलग कर दिए। तो ट्रायंगल लॉ का ही स्पेशल फॉर्म है। तो नया कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हमने लिए, दिस इज वेक्टर ए ओ से लेकर पी एंड दिस इज वेक्टर बी ओ से लेकर क्यू तक। और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। समझ गए, थीटा डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, समझ गए ना,
रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बनेगा देखो भाई, बी को कैसे बना सकते हो आप, बी को ऐसा ले सकते हो यहाँ पे, हाँ या ना, ले सकते हो कि नहीं बी वेक्टर को, Yes, sir. Yes, sir. बी वेक्टर को आप ऐसा ले सकते हो, ये भी बी है, और ए वेक्टर को उठा के ऊपर रख दो यहाँ पे, ये कौन सा वेक्टर ले सकते हो आप, ए वेक्टर ले सकते हो। एंगल पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, यहां से देखो चाहे यहां से देखो एक ही बात है ना, Yes, sir. है ना, कहीं से देखो आप, तो ये नया रूल नहीं है, रूल वही है, ट्राइंगल लॉ है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, रिजल्टेंट आएगा यहां से लेकर यहां तक, हाँ, है ना, और यहां से एंगल बन गया अल्फा डिग्री का, और यहां से एंगल बन गया इसका बीटा डिग्री। तो ये रिजल्टेंट है। अब आपके पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, दिस इज ओ पी क्यू, ओ से लेकर पी यहाँ तक लिए अपन ने क्या, चल इसको ए ले लेते हैं हम लोग, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ट्राइंगल कौन सा वाला लेते, ओ ए सी अगर हम लोग लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। यहां से ट्राइंगल रूल लगा लो आप, या फिर ऊपर से ट्राइंगल रूल लगा लो, या फिर ऊपर वाला ट्राइंगल ओ बी सी में इट इज ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये OC. बी वेक्टर आ जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आर, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, एक ही बात होती है। और अगर a प्लस बी और b प्लस ए करने पे आंसर सेम आता है तो इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव रूल, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल। हाँ सर वो बी सी दिख रहा है, वो ए नहीं दिख रहा है। कहां पर है, अच्छा सॉरी, दिस इज b प्लस ए, बराबर है, समझ गया बेटा अभी। तो यस a सर। प्लस बी करो या b प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा। अब यहाँ पे एक बात ये होगी कि यार पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों के टेल टेल से, जहां पर दोनों के हेड हेड मिलते हैं वो रिजल्टेंट हो गया, ऐसा सोच लो आप, है ना। तो सोचने का तरीका बस है, सब कुछ वही है, दोनों के टेल टेल से दोनों के हेड हेड, ये रिजल्टेंट बन गया। और मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला बता, मैग्नीट्यूड के लिए इतना नोट करो पहले, फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट करो। नाउ पेज नंबर 6 इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। सो देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आइदर ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो, इसको कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं हम लोग। अब इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो वही आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैग्नीट्यूड के फार्मूले पे मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी और तो फार्मूला में कोई चेंज है क्या, कोई चेंज है फार्मूले पे, No, sir. वही ट्राइंगल रूल ही है ना एक प्रकार से, तो नाम बस अलग है, बाकी कोई नहीं। अब एंगल देखो यहाँ पे, tan अल्फा की वैल्यू अगर देखना तो अल्फा की वैल्यू देखना तो a के साथ में, तो पहले क्या लिख दोगे, b sin थीटा अपॉन b cos थीटा, और ऐड क्या कर दो a। A. हाँ, और tan बीटा अगर देखना है तो पहले लिख दो a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, और ऐड किसको कर दो b। B. तो बीटा b के साथ एंगल है तो ऐसा लिख दो, और अल्फा किसके साथ में एंगल है, a के साथ में है, समझ गए। Yes, sir. सीधा सीधा कर दिया अपन ने, है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ए के इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी
या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इज बी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? पैरेललोग्राम लॉ समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ट्रायंगल रूल में फार्मूला लगे वही यहाँ पे लगे, बस देखने का तरीका बदल गया यहाँ पे, है ना। आप पैरेललोग्राम बना दो, दोनों के इनिशियल पॉइंट से दोनों के फाइनल पॉइंट तक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, बात खत्म हो गई, है ना। लिख लो इसको फटाफट। हो गया लिखकर? Yes, sir. देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ऐसा, पेज नंबर 7, सीधे सीधे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड। मान लो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। एक वेक्टर यहाँ पर ये है 8 न्यूटन, या फिर इधर पे है 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज vx, और एक वेक्टर इधर पे है दिस इज vy इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे आप? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे, समझ गए कि नहीं? ये हो गया vx और ये कौन सा हो गया vy। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा कहां से कहां तक होगा? दोनों के टेल टेल से दोनों के हेड हेड तक, हाँ या ना? Yes, sir. और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 degree. 90 डिग्री का एंगल है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इज v सपोज हियर। तो यहाँ पर जो v वेक्टर है ये है vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। पूरा लिखना पड़ेगा कि सिर्फ vx अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से काम हो जाएगा? पूरा लिखना पड़ेगा कि इतना ही बस लिख दूं मैं? एंगल कितने डिग्री का है? 90. 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, Zero. तो Zero. उसको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है हमको, है ना। Yes, sir. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। तो ये जो रिजल्टेंट आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर vi और ये हो गया vx, इट इज 6 by 8। तो tan अल्फा इज 3/4, मतलब 3/4 आता है 37 डिग्री के लिए। एंड tan बीटा अगर चाहिए तो ये हो जाएगा vx अपॉन vy, इट इज 8/6, 4/3 4/3. एंड इट इज 53 डिग्री। तो आगे से याद रखो, अगर कोई राइट ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, तो साइड के रेशियो आएंगे 4, 3 और 5। ये साइड के रेशियो होते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट करो फटाफट, नोट कर लो इसको भी। हो गया क्या? No, sir.
यहाँ पे फार्मूला सीधा सीधा लिख दिया अपन ने, समझ गए कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ये 90 डिग्री के लिए लिख सकते, बाकी के लिए नहीं लिख सकते अपन, है ना? Yes, sir.